नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, राजीव बिंदल हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि राजीव बिंदल हिमाचल के अध्यक्ष बनाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नियुक्ति की है और हिमाचल बीजेपी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं राजीव बिंदल। हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी महामंत्री बनाए गए हैं सिद्धार्थन। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने डॉक्टर राजीव बिंदल को हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ अपने दौरे पर वाराणसी पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर भगवान शिव की पूजा अर्चना की है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी दौरे पर हैं और वो श्री काल भैरव मंदिर और श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन करने पहुंचे। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ मणिकर्णिका घाट पर स्थित सतुआ बाबा आश्रम भी पहुंचेंगे। आपको बता दें कि सतुआ बाबा आश्रम में महामंडलेश्वर संतोष दास महाराज की माताजी की 13वीं में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे और निकाय चुनाव को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय कार्यालय में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ कल से निकाय चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। 24 अप्रैल से यानी सोमवार से नगरीय निकाय जो चुनाव है उनके प्रचार अभियान की शुरुआत की जाएगी। और साथ ही आपको ये बता दें कि चुनाव प्रचार का शंखनाद मां शाकंभरी देवी की धरती सहारनपुर से करने का निर्णय लिया गया है। यहां पर महाराज सिंह डिग्री कॉलेज के मैदान में चुनावी जनसभा को सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ एक बार फिर से देश में दिग्गज पहलवानों ने मोर्चा खोल दिया है। बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक जैसे तमाम दिग्गज खिलाड़ी समेत कुछ और पहलवान अब जंतर मंतर पर धरना देने पहुंचे हैं। इससे पहले भी इन सभी पहलवानों ने जनवरी में भूषण के खिलाफ धरना दिया था और इन पहलवानों का आरोप है कि भूषण ने महिला खिलाड़ियों का यौन शोषण किया है। इस संबंध में भारतीय ओलंपिक संघ और खेल मंत्रालय ने जांच समितियां बनाई थी, लेकिन विनेश ने इन समितियों से नाराजगी जाहिर की थी और अब एक बार फिर से सभी पहलवान धरने के मूड में आ गए हैं। पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए गए कि अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। और मैं बताना चाहूंगी, हमने 2 दिन पहले सीपी पुलिस थाने में कंप्लेंट दी थी और 2 दिन हो गए हैं, अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। हमारी 7 लड़कियों ने कंप्लेंट की थी, जिसमें से एक लड़की माइनर है। पॉक्सो केस बनता है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, ना एफआईआर दर्ज हुई। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जल्दी से जल्दी जो एफआईआर हो और अक्यूज्ड को जो है वो जो जेन्युइन सजा है वो मिले। ये मामला क्या था एफआईआर का और किसके खिलाफ था? सेक्सुअल हरेसमेंट के का मामला था और बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ था। जो कमेटी की रिपोर्ट वगैरह थी वो भी मिल गई? 2.5 महीने हो गए हैं, 2.5 महीने से ऊपर ही हो गए हैं हमें वेट करते करते। और हमें पूरा यकीन था कि सरकार हमारा साथ देगी, लेकिन 2.5 महीने हो गए, रिपोर्ट सबमिट हुई है नहीं हुई है, उसमें क्या था क्या नहीं था अभी तक हमारे आगे नहीं आया है। और अभी थक हार के हम वापस आए हैं कि हमें बता दिया जाए, क्योंकि 2.5 महीने के बाद सब लोग अभी यही सोचने लगे हैं कि हम जो बैठे थे हम झूठे थे, हमारी कंप्लेंट्स झूठी थी, जो कि हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं रहा। क्योंकि हमेशा सच्चाई के साथ जीवन जिया है, सच्चाई के साथ कुश्ती की है, लेकिन अभी जगह जगह जाते हैं तो लोग हमें झूठ ऐसा दिखाते हैं कि झूठी कंप्लेंट थी तुम्हारी, लेकिन ऐसा नहीं है। सच्चाई की लड़ाई लड़ी है और हम उम्मीद करते हैं कि हम सच के उसमें और जरूर जीतेंगे। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस के उच्च अधिकारी कुछ रिप्लाई दे रहे हैं आपको? उनका ये था कि आप मंडे हमसे बात कीजिएगा, लेकिन ऑलरेडी 2 दिन हो गए हैं और बहुत सेंसिटिव मामला है, डिले कर रहे हैं। कमेटी के किसी मेंबर से संपर्क करने की कोशिश की, मंत्रालय की तरफ से आपने संपर्क करने की कोशिश की, क्योंकि 2.5 महीना हो गया, आप लंबा समय भी तब भी गए थे? नहीं, हमने नहीं की, हमने सिर्फ वेट किया था कि रिपोर्ट पब्लिक हो और सबके सामने आए कि सरकार की क्या रिपोर्ट हुई है। जो कमेटी ने हमारे बयान सुने, लड़कियों के बयान सुने, तो क्या सबमिट हुआ है वो सामने आना चाहिए, लेकिन वो नहीं आया। मामला सेंसिटिव
लड़कियों हैं, क्या किसी तरह की धमकियां मिल रही हैं आप लोगों की या उन लड़कियों की, तो कुछ किसी तरह का खतरा है? देखो, सेंसिटिव तो जब एक हैरेसमेंट का केस लगता है तो सेंसिटिव तो वो अपने आप ही मामला बन जाता है। इसीलिए ये है कि 2 दिन भी नहीं लगने चाहिए थे, जिसमें मैंने बताया कि एक लड़की माइनर है तो जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप लोग समझ ही सकते हो कि एक लड़की का मामला है, कितना सेंसिटिव हो सकता है। जब फेडरेशन पूरा नेशनल भी करवा रहा है, सारी चीज़ें वो रन कर रहा है, खुद उनका ऑफिस खुल रहा है, तो खिलाड़ियों की कहाँ सुनी जा रही है? ऐसी तो कोई बात है ही नहीं। तो इसका मतलब हम झूठे बैठे थे यहाँ पे। अभी एफआईआर केस के लिए हमने कंप्लेंट डाल दी है। एफआईआर हो जाएगी तो अपने आप ही पता लग जाएगा कि भाई खिलाड़ी झूठ बोल रहे थे या सच बोल रहे थे। पहले बोल रहे थे कि आप एफआईआर नहीं कर रहे, अभी खिलाड़ियों ने एफआईआर के लिए भी 7 लड़कियों ने जब एफआईआर कर दी है, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो अगर एफआईआर हो जाएगा तो फिर आप पुलिस प्रशासन में सब कुछ जांच जो पड़ताल है आप छोड़ के आप वापस चले जाएंगे? जब तक अरेस्ट नहीं होता जब तक हम यहीं देखिए रहेंगे। सर, ये देश के खिलाड़ी बोल रहे हैं कि हमारे साथ में हरासमेंट हुआ है, एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए और जो अक्यूज है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि सिर्फ क्योंकि हमारी लाइफ, हमारा गेम, हमारा परिवार सब कुछ दाव पे लगा के हम यहाँ पे आए हैं। आपको क्या लग रहा है? 3 महीने से हम इतने मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे हैं, सिर्फ एक इसमें कि हमें इंसाफ मिले हम खिलाड़ियों को। और ये महिला खिलाड़ियों की सम्मान की बात है। हम इंटरनेशनल लेवल पे ओलंपिक में मेडल लाती हैं हमारी लड़कियां, कोई ऐसे नहीं है। अगर हम ही सुरक्षित नहीं है इस देश में तो बाकी लड़कियों के भविष्य का या हम किसके बारे में क्या सोच सकते हैं? या कोई पॉलिटिकल प्रेशर पुलिस पर है, ऐसा लग रहा है आपको? ये हम देखिए, कुछ नहीं आपको बता भी सकते पता है कि जिसके खिलाफ में हम लड़ रहे हैं वो कितने स्ट्रोंग हैं। हमें नहीं पता उनको बचाने के लिए कौन लोग उनका साथ दे रहे हैं, कौन नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम देश की जनता से न्याय मांगने आए हैं। देश की उच्च न्यायालय से हम न्याय मांगने आए हैं कि हमें न्याय दिया जाए। जंतर मंतर पे क्या कंटिन्यूटी में रहेगा आप धरना आपका? हम इधर ही सोएंगे जी, इधर ही खाएंगे, जितना हो सकता है हम इधर ही रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। क्योंकि आज आप लोग अनुराग ठाकुर जी से आपने समय मांगा था मिलने का, वो देखिए, नहीं मिला क्या? इसीलिए आज आप लोग 3 महीने से हम लोग कांटेक्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, ना तो कमेटी के लोग हमें कोई जवाब दे रहे हैं, ना खेल मंत्रालय से हमें कोई भी जवाब मिला है। हमारे फोन भी नहीं उठाए जाते हैं। आज भी मध्य प्रदेश के रतलाम में एक चलती ट्रेन में आग लग गई है। प्रीतम नगर रेलवे स्टेशन की एक घटना है जहां से थोड़ा पहले ही ट्रेन में आग लगी और यात्रियों ने ट्रेन की चेन खींच दी है, जिसके बाद ट्रेन रोकी गई और वहां से कूदकर यात्रियों ने अपनी जान बचाई है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा दें, जो दिल दहलाने वाली तस्वीरें हैं। यहाँ पर देखा जा सकता है कि ट्रेन की एक बोगी में आग लगी हुई है और हालांकि इस हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। जल्दी ट्रेन देखकर आसपास के गांव वाले भी मदद के लिए दौड़े और यात्रियों को ट्रेन से बाहर निकाला गया है। बताया यह भी जा रहा है कि ट्रेन में 300 से ज्यादा लोग सवार थे और रेलवे के अधिकारियों का यह कहना है कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक ये जो आग लगी है रतलाम से इंदौर की ओर जाने वाली डेमरू ट्रेन में लगी थी और चलती ट्रेन में धुआं देखकर यात्रियों में हड़कंप मच गया। यात्रियों ने चेन खींची और इसके बाद ट्रेन रोकी गई है। प्रीतम नगर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकी और ट्रेन रुकते ही यात्रियों ने ट्रेन से कूदना और बाहर निकलना शुरू कर दिया। इधर ग्रामीणों ने जलती हुई ट्रेन देखी तो वहां पर वो दौड़े और यात्रियों की मदद की गई। ट्रेन से उन्हें बाहर निकाला गया है। ये ट्रेन रतलाम से डीएडीएन जा रही थी, डेमू है। इसके बीच वाले जो डीपीसी होती है, डीजल पावर कार होती है, उसके इंजन पोर्शन में ये आग की घटना हुई है और तुरंत ही गार्ड और ड्राइवर ने ट्रेन को रोक के और इसको बुझाने का प्रयास किया। साइमल्टेनियसली कंट्रोल ऑफिस से भी सारे आसपास की फायर ब्रिगेड को तुरंत साइट पे पहुंचाया गया है और साइट पर ये आग बुझा ली गई है। किसी भी पैसेंजर को किसी भी तरह की क्षति नहीं हुई है और इसको जितना जल्दी हो इसको ठीक करके जल्दी से ट्रेन को रवाना करने का प्रयास करें। कारण तो देखिए जांच के बाद ही पता लगेगा। अभी हमारी प्राथमिकता यात्री आपको दिख रहे हैं, मुश्किल हो सकता है 150-200 करीब यात्री हो सकते हैं। इसमें पहले धुआं निकलना चालू हुआ, नौगांव से ही दिखने लग गया था। फिर यहाँ पे प्रीतम नगर में आके ट्रेन रुकी और ये आग बुझाने की कोशिश करी, नहीं बुझी तो फिर एम्बुलेंस, ये फायर ब्रिगेड वगैरह बुलाई और गाँव वालों ने मदद करी। बाकी सबको और नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के गुर्गे की दबंगई सामने आई है। प्रचार कर रही महिलाओं के साथ दबंगों ने अभद्रता की है। मामला है ढी थाना क्षेत्र के प्रदेशपुर नगर पंचायत का, जहां पर अध्यक्ष पद के लिए जो है पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष और निर्दलीय प्रत्याशी विनोद कौशल की पत्नी यहां पर चुनाव प्रचार कर रही थी। विनोद कौशल की पत्नी कई महिलाओं के साथ मिलकर नगर पंचायत के वार्ड में प्रचार करने निकली, लेकिन इसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार होकर
कई दबंग वहां पहुंचे और महिलाओं को रोककर उनके साथ अभद्रता की गई है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही निकाय चुनाव जैसे ही 4 मई को पहले चरण का चुनाव होना है, वैसे ही सत्तासीन प्रत्याशियों की जो है खुली गुंडई सामने आने लगी। आपको बताया परसदेपुर नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए जो है वो भाजपा प्रत्याशी ओम प्रकाश के गुर्गों ने प्रचार कर रही महिलाओं के साथ अभद्रता का मामला सामने आया है। हालांकि उन्होंने पुलिस में शिकायत जरूर की है, लेकिन पुलिस भी अभी कार्रवाई करने से बच रही। हमारे साथ वो महिलाएं हैं जिनके साथ इनको प्रचार करने के दौरान सड़क पर रोककर इनके साथ अभद्रता करी गई है और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मौन नजर आ रहा है। हमारे साथ वो महिलाएं, कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं, ये वही महिलाएं हैं जिनको रोककर जो है वो अश्लील हरकतें करी गई और गंदी गंदी गालियों से इनको प्रचार करने से भी रोका गया है। आप ये बताइए क्या हुआ था आपके साथ? हम लोग जो वहाँ से आ रहे थे मटियारा चौराहा पे बंगला से तो वहाँ से आ रहे थे तो 15-16 लोग थे बाइक से। तो लोग अभद्र से कमेंट कर रहे थे और गालियाँ दे रहे थे, आगे पीछे नाच रहे थे। तो प्रचार करने से भी आपको रोका जा रहा था? जी। क्या कह रहे थे कि प्रचार ना करो? नहीं, वो ये नहीं कह रहे थे कि प्रचार ना करो, लेकिन वो लोग जो है गाली बक रहे थे और वो पुलिस में शिकायत भी कर दिया कि ये लोग बहुत लोग जा रहे हैं, ये है वो कर रहे थे। पुलिस बोले कि 5 लोग आप लोग निकलिए। बताइए हम 5 लोग कैसे जा सकते हैं? तो एक तो आदर्श आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन का भी मामला यहाँ से में आ रहा है, क्योंकि 12 से 15 जिस तरह से मोटरसाइकिल सवार जो है वो चेयरमैन पद के प्रत्याशी जो है उनके गुर्गों ने महिलाओं से भद्रता करी। हमारे साथ और भी महिलाएं हैं, क्या हुआ था आप ये पूरी बात बताइए। जी सर, हम लोग जब इलेक्शन वोट मांगने के दौरान जाते हैं तो सही रास्ते भी नहीं जा पाते। हम लोगों को कहीं खेत से जाना पड़ता है, कहीं मेड़ से जाना पड़ता है। आए दिन बदतमीजी करते हैं। हम लोग इलेक्शन में वोट के बारे में जाते हैं तो बदतमीजी करते, गाली देते हैं। उसके बाद बात कहते हैं हमारे बाइक पे बैठ जाओ और मार रख देता हूँ, गाड़ी बैठो, पैर पे चढ़ा देते हैं, छेड़खानी करते हैं, बार घुमा गाड़ी सामने रखते हैं। बोलते हैं 4-5 औरतें, जब हम 15-20 जाते हैं तो छेड़ते हैं, तो हम 5 औरतें कैसे जा पाएंगे आगे? तो ये बताइए आपके को सुरक्षा कर्मी भी मिले हैं, गनर भी मिले हैं, साथ में गनर भी चलते हैं? वो भी रहते हैं, मना करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग बदतमीजी करते हैं हम लोगों के साथ में। तो ये वो महिलाएं थी, इनका दर्द बिल्कुल जायज़ है कि इनको जो है सरकारी गनर भी मुहैया कराया गया है। उसके बावजूद भी जो है वो सत्तासीन प्रत्याशी के गुर्गे जो है अपनी दबंगई से बाज नहीं आ रहे हैं। अब देखना है ऐसे जो है दबंगों के खिलाफ जिला प्रशासन कब कार्रवाई करता है या आदर्श आचार संहिता हुई एक मजाक बनकर रह जाएगी। कैमरा पर्सन विपिन के साथ ओम शंकर शुक्ला, आर्या न्यूज, रायबरेली। और गाजियाबाद के लोनी से राष्ट्रीय लोकदल प्रत्याशी रंजिता धामा ने अपने कार्यालय पर नामांकन से पहले हवन पूजन किया है। इस बीच उन्होंने प्रेस वार्ता भी की, जिसके बाद राष्ट्रीय लोकदल से खतौली विधायक मदन भैया ने रंजिता धामा का पूर्ण समर्थन करते हुए दावा किया है कि लोनी में रंजिता धामा सबसे मजबूत प्रत्याशी है। और दूसरी तरफ राष्ट्रीय लोकदल की प्रत्याशी रंजिता धामा ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। बताया गया कि मैं राष्ट्रीय लोकदल से चुनाव लड़ने जा रही हूं और इस बार भारतीय जनता पार्टी का कोई मजबूत चेहरा नहीं है, इसी कारण उन्होंने अब तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया। नहीं, लोनी की जनता को तो देखिए यही संदेश है, लोनी की जनता निश्चित रूप से गठबंधन के पक्ष में है। और मैंने पहले भी कई अवसरों पर कहा है कि राजनीति के हिसाब से गठबंधन मजबूत है, प्रत्याशी मजबूत है और समीकरण मजबूत है। अलग पार्टी से राष्ट्रीय लोकदल से हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इस बार विपक्षों के पास हमारे सामने लड़ाने के लिए कोई मजबूत चेहरा नहीं है। यही कारण है कि उनके उम्मीदवार की घोषणा अभी तक भी नहीं हो पाई है। 40 लड़ रहे हैं, 39 हमारे पास होंगे, हमें चुनाव लड़ाएंगे सब। 39 भाई है हमारे। सबसे निवेदन है सारे भाई जितने जिसका टिकट ना हो, राष्ट्रीय लोकदल परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन करेंगे, आपके गले में माला डालेंगे, आपको मंच पे लेके जाएंगे, आपको कंधे पे बैठाएंगे। सारे भाई आओ और भाजपा को यहाँ से भगाओ, यही हमें कहना है, क्योंकि ये। और गाजियाबाद के लोनी से समाजवादी पार्टी छोड़कर असद अली ने अब बसपा का दामन थाम लिया है। उनकी पत्नी महरीन अली ने बसपा के टिकट पर नामांकन भरा है। और वहीं आपको बता दें कि इस दौरान असद अली ने बताया कि समाजवादी पार्टी भेदभाव की वजह से उन्हें बसपा का दामन थामना पड़ा है। बताया गया है कि वो लोनी में केवल विकास ही नहीं बल्कि लोनी में बढ़ रहे भ्रष्टाचार को भी दूर करने का काम करेंगे। प्यार हमें मिल रहा है और बहन जी के आशीर्वाद से हम तैयारी कर रहे हैं और चुनाव बहुत अच्छा होगा हमारा।
क्या कारण रहा जो सपा छोड़ बसपा में से? देखिए, जब सब समाज मिलके बसपा को जिता रहे हैं, बसपा को ऊपर बढ़ा रहे हैं, भाजपा को हराने का काम कर रहे हैं, क्या विकास हुआ है? हम कर रहे हैं सिर्फ विकास के लिए। बहन जी हमेशा विकास की बात की है। किस मुद्दे पे लड़ रहे हैं आप चुनाव? देखो, मेन मुद्दा विकास का है। भुखमरी है देश में, क्या हालात है आप सब जानते हैं। कोई चुप है, कोई बोल पड़ा। कुछ विशेष मुद्दा होगा जिस पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? सबसे बड़ा विषय मुद्दा है गरीबी, पानी के लिए, एजुकेशन की कमी। लोग भूख मर रहे हैं, कारोबार है नहीं, सब खत्म हो गया, सब बेच दिया है, रेल बेच दी, जहाज बेच दी, बच्चा क्या रोजगार? क्या कारण रहे थे जो आपको छोड़कर बहुजन का हाथ थामना पड़ा? देखिए, जो समाजवादी पार्टी है, जो समाजवादी पार्टी है, उनके विचार अब बदल चुके हैं। वारिस पंजाब के प्रमुख अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी से पहले वो मोगा में रोडेवाला गुरुद्वारे में देखा गया है। बताया गया है गिरफ्तारी के पहले अमृतपाल कुछ लोगों के द्वारा गुरुद्वारे में संबोधित करता हुआ नजर आया। पंजाब पुलिस ने आखिरकार 35 दिन बाद वारिस पंजाब दे चीफ अमृतपाल सिंह को अब गिरफ्तार कर लिया है। अजनाला कांड के बाद से अमृतपाल फरार चल रहा था और अमृतपाल को अब असम के डिब्रूगढ़ जेल में पहुंचाया गया है। सिख संगतां नूं सिख सिख संगतां नूं सिख जथेबंदियां नूं अपील करांगे कि जो उन्हां दा मिशन है उन्होंने अगे। और अमृतपाल सिंह के पिता तरसेम सिंह ने पत्रकारों के सामने अमृतपाल की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया दी है। तरसेम सिंह का यहां पर कहना है कि टीवी के माध्यम से उन्हें पता चला कि अमृतपाल ने खुद को पेश किया है। अगर सरेंडर करने की बात होती तो वो इधर भी किया जा सकता था, लेकिन जो ड्रामा होना था वो हो गया है। पंजाब होना चाहिए उदां सिख संगतां नूं सिख जथेबंदियां नूं अपील करांगे कि जो उन्हां दा मिशन है उन्होंने अगे चलदा रखना चाहिए। ये पंजाब दी जवानी नूं बचाउणा, नशियां नूं बचाउणा, गुरु नाल जोड़ना, ये तो बहुत वड्डा कारज है। ये सारे अपने आपसी मतभेद भुला के सारिਆਂ ਨੂੰ रल के ये चीज़ नूं वीर नूं अगे चलाउणा चाहिए ते लोकां नूं ये नशियां तो बचा के पंजाब नूं एक साफ सुथरा वधिया जिद्दां दी गुरु साहब की सोच है भी इदां दा साडा पंजाब होना चाहिए, उदां दी बनाउण वास्ते सानूं साडा कोई सानूं न्यूज़ से खबर मिली, साडा कोई संपर्क नहीं सीगा उन्हां नाल ते इस करके सानूं बहुत खुशी हुई अज भी वाहिगुरू ने उन्हां नूं चढ़दी कला सिੱਖੀ स्वरूप च गुरु महाराज दी हजूरी। खालिस्तान समर्थक संगठन वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह को पंजाब के मोगा जिले से रविवार को गिरफ्तार किया गया है। और वहीं आपको बता दें कि 35 दिन से ज्यादा का समय हो चुका था जब अमृतपाल जो है फरार हो गया था, लेकिन अब पंजाब पुलिस ने अमृतपाल सिंह को मोगा के रोड़ा गांव से गिरफ्तार किया है और उसे फिर असम के डिब्रूगढ़ ले जाया गया, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पत्रकारों से क्या कहा वो आप सुनिए। कानून के हाथ लंबे होते हैं और दहशत फैलाने वाले और भय फैलाने वालों पर बड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। थोड़ा ज़्यादा समय लगा पंजाब को। और 24 अप्रैल को क्रिकेट लेजेंड सचिन तेंदुलकर 50 साल के हो जाएंगे और इस दिन सचिन का जादू फिर से वानखेड़े स्टेडियम पर छा जाएगा, जब मुंबई इंडियंस शनिवार को वानखेड़े में पंजाब किंग्स से मुकाबला करेगा। और तब स्टेडियम में बैठे फैंस और टीवी और डिजिटल में देखा जा सकता है, जहां प्रशंसकों के लिए ये एक बड़ी ट्रीट होगा। आपको ये बता दें कि मौजूदा सभी लोगों का जश्न देखने को उन्हें मिलेगा और भारत के महान और सबसे दुलारे क्रिकेटर का 50वां जन्मदिन मनाया जाएगा। I still remember I just played for India and I was traveling with my father. My father would invariably, there would be loud music going on in the car because I enjoyed listening to music while I'm driving. And father, as usual, would be, working. He would be, writing few things and all that. As I was driving, he never got distracted. And at a traffic light, we stopped in Bandra itself, near this Kalanagar signal. And my father told me that, you achieved your dream, magar iske aage kya? You've played for India, and this would last for maybe 10 years, 15 years, whatever. Nobody knew at that stage either did I. My career would go on for 24 years. But what happens after that? He said, I would want you to be a good person in life. Good cricketer, yes, that is all good. But I want you
good person in life, because that is something which will stay with you till your last. और नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में अयोध्या जिले के नगर पंचायत बीकापुर में सभासदी के चुनाव में 3 बार की हैट्रिक लगा चुके इमरान अहमद ने आज अपने समर्थकों के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता और चुनाव प्रभारी सुनील श्रीवास्तव की मौजूदगी में नगर निकाय चुनाव बीकापुर अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया है। इस दौरान उन्होंने 2 सीटों में अपना नामांकन पत्र उप जिलाधिकारी के कार्यालय में दाखिल किया है। क्षेत्र की जनता अध्यक्ष पद प्रत्याशी को वार्ड नंबर 9 से लगातार 3 बार अपना सभासद चुन चुकी है। आपको ये भी बता दें कि एक समाज सेवी होने के नाते अध्यक्ष पद प्रत्याशी की लोकप्रियता चर्चा का विषय बनी हुई है। नामांकन के 6वें दिन अध्यक्ष पद के लिए 6 और सभासद के लिए 20 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। मतदान 13 मई को कराया जाएगा और मतों की गिनती 15 मई को होगी। भ्रष्टाचार मुक्त नगर पंचायत बनाएंगे, कूड़ा करकट गंदगी साफ करवाएंगे और वृद्धा विधवा तमाम पेंशन जो होती है, जो गवर्नमेंट की स्कीम है, उसको आखिर पायदान तक पहुँचाएंगे। शौचालय पर क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी? जो आवास को लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जो कार्यकाल बीता है उसको देखते हुए। आवास में बहुत बड़ा घोटाला है। आवास गरीब को न मिलके अमीरों को मिला है। गरीब लोग अब भी छूटे पड़े हैं। आवास में 25,000, 30,000, 40,000 एक आवास में लिया गया है। उन सब आवासों की हम जांच करवाएंगे। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चलाई 3 बार से दिल्ली में माननीय अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। अभी आपने देखा होगा दिल्ली का चुनाव हुआ, जहां पे 15 वर्षों से बीजेपी का राज था दिल्ली में। वहां पे भी हमने इनको बाहर किया, क्योंकि वहां पे जो कूड़ों का ढेर लगा हुआ था दिल्ली में, उस कूड़ों का ढेर को उठाने का काम आम आदमी पार्टी इस बार वहां पर जीत के की। इसी प्रकार आपने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की भी गवर्नमेंट बनाई और भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में गवर्नमेंट चल रही है। लेकिन जिस तरीके से आपने देखा नगर पंचायत का जो चुनाव हो रहा है, एक मौका हम चाहते हैं कि आप लोग आम आदमी पार्टी को दीजिए। झाड़ू चलाने वाला काम आम आदमी पार्टी को दे दीजिए। जो उत्तर प्रदेश में गंदगी है, भ्रष्टाचार है, इससे आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार, गंदगी और नगर निगम की जो भी समस्याएं होंगी, वो हमारे इमरान भाई जो 3 बार के लगातार सभासद रहे हैं, उनको हमने आम आदमी पार्टी